अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है डेवलपमेंट ऑफ चिक। नहायत तवज्जो से समझिएगा, किताब को आगे रख लीजिएगा और हम एक एक लफ्ज़ और एक एक डायग्राम को फोकस करेंगे और उसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात यह कि हम चिक को स्टडी क्यों करते हैं। एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट की स्टडी के लिए हम किसी और जानदार की स्टडी भी कर सकते हैं, लेकिन बात यह है कि किसी भी एक्सपेरिमेंट के लिए हम एक मॉडल ऑर्गेनिज्म को सेलेक्ट करते हैं, उसको स्टडी करके हमें बाकी जानदारों की भी समझ आ जाती है। तो यहाँ पे चिक को हम एज ए मॉडल ऑर्गेनिज्म लेते हैं और इसके जो एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंटल स्टेजेस हैं वो अक्सर वर्टिब्रेट से मिलती जुलती हैं। तो इस वजह से चिक हमें बेसिक स्कीम ऑफ डेवलपमेंट जो सा है उसको समझाता है, उसको समझने का मौका देता है। चिक के अंदर हम देखते हैं कि किस तरह से सेल डिफरेंशिएट होकर ऑर्गेनोजेनेसिस यानी ऑर्गन्स बनाते हैं, ऑर्गन फॉर्मेशन होती है। तो सबसे पहला स्टेप है इसका फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन देखें, सबसे पहले गैमेट्स बन गए। मेल गैमेट्स जो से हैं वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में इंजेक्ट कर दिए जाते हैं। अब ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक है, या आप इसे ओविडक्ट भी कह सकते हैं। ओविडक्ट में स्पर्म ट्रैवल करता है। ये स्पर्म रेड कलर का मैंने बनाया, और जैसे ही ओवरी, ये ओवरी है, जैसे ही ओवरी से एग रिलीज होता है, ये ऑरेंज कलर का मैंने एग ड्रा किया है, जैसे ही एग रिलीज होता है स्पर्म उसको फर्टिलाइज कर देता है। अब ये क्या बन जाता है, ये जाइगोट बन जाता है। अब जाइगोट जब वो फर्टिलाइज्ड एग फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक से गुजरता है, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में मुख्तलिफ किस्म के ग्लैंड्स होते हैं, वो अपनी अपनी सिक्रीशन उसके गिर्द बना देते हैं। मसलन फ़र्ज़ करें यहाँ पे एल्ब्यूमिन ऐड होगी इसके गिर्द, यहाँ पे आगे आता गया या उसके गिर्द शेल बन गया और फाइनली एग ले कर दिया गया। अब ये एग लेइंग हो गई है, और जब एग ले कर दिया जाता है तो ये स्ट्रक्चर जो से उसके गिर्द बने हुए हैं। ये यॉक बैलेंसर है जो कि यॉक को घूमने नहीं देता। फिर ये यॉक है, ये एम्ब्रियो है, ये ऊपर ब्लू कलर का मैंने बनाया, ये हिस्सा एग वाइट, ये एग शेल, ये एयर सैक और ये शेल मेम्ब्रेन्स। अब बात ये है कि जैसे ही एग ले हो जाता है डेवलपमेंट सीज हो जाती है। सीज का मतलब है रुक जाना। ये मैं बुक के वर्ड्स इस्तेमाल कर रहा हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो जस्ट आफ्टर लेइंग द एग द डेवलपमेंटल प्रोसेस सीज, ये डेवलपमेंट रुक जाती है। कब तक रुक जाती है? जब तक आप इस एग को इंक्यूबेशन टेम्परेचर नहीं देते। ठीक है, ये कवरिंग होगी, शेल ग्लैंड ने शेल ऐड कर दिया, एग ले कर दिया गया। अब डेवलपमेंट सीज होगी जब तक आप इसको इंक्यूबेशन टेम्परेचर क्या है? इंक्यूबेशन टेम्परेचर कहते हैं वो टेम्परेचर जिस पर इस एग के अंदर एम्ब्रियो जो सा है वो डिवाइड होना शुरू हो जाता है, ग्रोथ का अमल शुरू, डेवलपमेंट का अमल शुरू हो जाता है। अब वो इंक्यूबेशन टेम्परेचर तकरीबन मदर के बॉडी टेम्परेचर जितना होता है, वो एवरेज टेम्परेचर तकरीबन 36 से 38 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब वो दो तरीक़ों से फराहम किया जा सकता है। एक तो आप अंडा मुर्गी के नीचे रख देते हैं, तब भी वो टेम्परेचर मिल जाता है, या दिस टेम्परेचर कैन बी अचीव्ड बाय आर्टिफिशियल मेथड। अब आर्टिफिशियली इंक्यूबेटर के अंदर वो मशीन होती है, इंक्यूबेटर के अंदर एग को रख देंगे तो वो टेम्परेचर फराहम कर दिया जाता है। तो जैसे ही आप इंक्यूबेशन टेम्परेचर देते हैं डेवलपमेंट का प्रोसेस शुरू हो जाता है, और 21 दिन बाद एग जो सा वो हैच होता है और उसके अंदर से चूज़ा बाहर आ जाता है। तो ये 21 दिन का अमल है। तो अब अगली स्टेज है जी क्लीवेज। बात यह है कि अगर आप उसको इंक्यूबेशन टेम्परेचर दे देते हैं तो इंक्यूबेशन टेम्परेचर देने के बाद उसमें सेल डिवीज़न का अमल शुरू हो जाता है। अब सेल डिवीज़न का अमल होता कहाँ पे है? याद रखें, मैं क्लीवेज को पढ़ाने से पहले बता दूँ, क्लीवेज दो तरह की होती है। एक होती है होलोब्लास्ट क्लीवेज और एक होती है मेरोब्लास्ट क्लीवेज। अब बात यह है कि जो होता है एनिमल एग, मसलन फ़र्ज़ करें जो एनिमल्स के अंदर होता है, मैमल्स के अंदर वो जो एग होता है ना, फर्टिलाइज्ड एग, उसके अंदर कोई यॉक नहीं होती, बग़ैर यॉक के होता है। तो उसके अंदर जो डिवीज़न का अमल होता है वो पूरे का पूरा सेल तकसीम होता है, 2 से 4 से 4 से 8, 8 में 16, पूरे का पूरा सेल तकसीम होता है। तो इस क्लीवेज को हम कहते हैं होलोब्लास्ट क्लीवेज। होलो का मतलब है कंप्लीट क्लीवेज, कंप्लीट सेल जो सा है वो तकसीम होता है। ये कौन सी क्लीवेज है? ये होलोब्लास्ट है। लेकिन बर्ड्स के केसेस में जो सेल डिवीज़न का अमल होता है वो एक छोटे से हिस्से पे होता है, यानी ये पूरे का पूरा सेल तकसीम नहीं होता, पूरा एग तकसीम नहीं होता, बल्कि सेल डिवीज़न सिर्फ और सिर्फ जहाँ पे एम्ब्रियो पड़ा ये छोटे से हिस्सा वहाँ पे। अब पूरा सेल तकसीम नहीं होता, यॉक तकसीम नहीं होती, एक छोटे से हिस्से में तकसीम का अमल होता है। इस वजह से हम इसे कहते हैं मेरोब्लास्ट क्लीवेज। मेरो का मतलब है इनकम्प्लीट, पार्शल क्लीवेज।
तो चिक के अंदर जो सा है वो मीरोब्लास्ट क्लीवेज होती है, यानी इनकम्प्लीट क्लीवेज। पार्शल इनकम्प्लीट क्यों? क्योंकि पूरा यॉक, पूरा एग डिवाइड नहीं होता, बल्कि डिवीजन का अमल एक छोटे से हिस्से के ऊपर होता है। तो अब आ जाते हैं क्लीवेज। वो कह रहा है कि इमिडिएटली आफ्टर फर्टिलाइजेशन के फ़ौरन बाद द सेल एग अंडरगोज ए सीरीज ऑफ माइटोसिस कॉल्ड क्लीवेज। यानी उसके अंदर, ये बुक के अंदर डेफिनेशन है क्लीवेज की लिखी हुई, कि जैसे ही आप इंक्यूबेशन टेम्परेचर दे देते हैं फर्टिलाइजेशन के बाद, तो अब इसमें क्या होता है, इतने से हिस्से में माइटोसिस का अमल होता है, जिसके नतीजे में सेल तकसीम होते हैं, सीरीज ऑफ माइटोसिस, उसको हम कहते हैं क्लीवेज। अब बात यह है कि ये जो क्लीवेज का अमल है, यानी सेल डिवीजन का अमल है, ये एक छोटे से हिस्से पे होता है। फ़र्ज़ करें ये जो मेरे पास हाथ में है, ये है यॉक, ये यॉक है। याद रखें, ये जो मैंने बनाई है ना पीले रंग की यॉक है। यॉक के ऊपर ये जो ऑरेंज कलर का मैं ज़ाहिर किया है, ये है प्रोटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म, यानी थोड़ा सा साइटोप्लाज्म होता है, और साइटोप्लाज्म के ऊपर ये ब्लू कलर का एम्ब्रियो पड़ा है। फ़र्ज़ करें ये यॉक है, तो यॉक के ऊपर वो जो साइटोप्लाज्म का छोटा सा हिस्सा है, वहाँ सेल डिवीजन हो रही है। और इसको अगर हम ऐसे करके देखें तो सेल डिवीजन का अमल सिर्फ एक डिस्क जितने एरिया पे मुहित है, ये इतना डिस्क है, तो इस वजह से हम इसे कहते हैं डिस्क्वाइडल क्लीवेज। ये मैंने डिस्क्वाइडल क्लीवेज को ज़ाहिर किया हुआ है। डिस्क्वाइडल क्लीवेज की बुक में डेफिनेशन लिखी हुई है, इन बर्ड्स एग द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन इज कन्फाइंड कहते हैं महदूद है, बिल्कुल थोड़े कन्फाइंड टू द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन इज कन्फाइंड टू द डिस्क ऑफ प्रोटोप्लाज्म। ये प्रोटोप्लाज्म की डिस्क। अब इसे डिस्क ऑफ प्रोटोप्लाज्म क्यों? क्योंकि ये जो सेल डिवीजन का अमल है, ये प्रोटोप्लाज्म है, प्रोटोप्लाज्म के ऊपर हो रहा है, तो ये डिस्क कहाँ पे मौजूद है? प्रोटोप्लाज्म के ऊपर, एट एनिमल पोल। और वो प्रोटोप्लाज्म कहाँ पे है? एनिमल पोल। यहाँ पे एक और चीज़ सामने आई, एनिमल पोल। स्टूडेंट्स, ये हम बात कर रहे हैं बर्ड्स के एग में। बर्ड्स के एग में जिस तरफ एम्ब्रियो और प्रोटोप्लाज्म होता है ना, ये वाला हिस्सा, ये हिस्सा कहलाता है एनिमल पोल, एनिमल पोल। और दूसरी तरफ जिस तरफ यॉक मौजूद है, वो हिस्सा कहलाता है वेजिटल पोल। ये इनकी डेफिनेशन, एनिमल पोल और वेजिटल पोल की डेफिनेशन ग्लॉसरी के पेज नंबर 1 पे भी दी हुई है, और ये मैं बुक के आखिर पे भी लिख दूंगा। और ये सिर्फ बर्ड्स के एग की बात हो रही है। तो ये एनिमल पोल जहाँ पे यॉक कम होता है और वो मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है, जबकि वेजिटल पोल जहाँ पे यॉक ज़्यादा है और ये मेटाबॉलिकली एक्टिव नहीं है। तो ये डेफिनेशन थी डिस्क्वाइडल क्लीवेज की। तो अब यहाँ पे बता रहा है कि बुक के मुताबिक क्लीवेज फरोड स्टार्ट इन क्लियर साइटोप्लाज्मिक रीजन। जो क्लीवेज का अमल है, यानी वो डिस्क्वाइडल क्लीवेज से अगली जो लाइन है, क्लीवेज फरोड स्टार्ट इन क्लियर साइटोप्लाज्मिक रीजन, यानी ये क्लीवेज का अमल, ये साइटोप्लाज्म है, ये प्रोटोप्लाज्म है, तो क्लीवेज का अमल सिर्फ उस जगह पे हो रहा है। इस वजह से हम इसे कहते हैं क्लीवेज फॉर स्टार्ट इन क्लियर साइटोप्लाज्मिक रीजन में क्लीवेज हो रही है, यॉक में क्लीवेज नहीं आ रही। अच्छा, उसके बाद अगली बात वो कह रहा है कि फर्स्ट 2 क्लीवेज जोन सी है ना, पहली 2 क्लीवेज वो होती हैं वर्टिकल। मिसाल के तौर पर अब ये सेल है, तो पहली क्लीवेज इस तरह से वर्टिकल होगी, जिसके नतीजे में ये आपके पास 2 सेल बन गए, पहली क्लीवेज। और दूसरी क्लीवेज भी क्या होगी? वर्टिकल, इस तरह से। अब इसके नतीजे में कितने सेल बन जाएंगे? देखें, 4 सेल बन जाएंगे। इसको गौर से समझना, इस पॉइंट को नहायत तवज्जो से। थर्ड क्लीवेज जोन सी है वो है हॉरिजॉन्टल, इस तरह से। इसके नतीजे में कितने सेल बन जाएंगे? देखें, इसके नतीजे में आपके पास इस तरह से आप गौर करें तो ये 8 सेल बन गए। अब आपकी बुक पे ये लिखा हुआ है कि थर्ड क्लीवेज के बाद जो क्लीवेज का अमल है वो इरेगुलर हो जाता है, लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट गौर से समझिएगा कि थर्ड क्लीवेज के बाद क्लीवेज का अमल इरेगुलर नहीं होता, बल्कि चौथी क्लीवेज भी होती है, फिर क्लीवेज का अमल इरेगुलर होता है। अब ये जो डायग्राम है ना, ये डायग्राम हमेशा से स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करती है कि बुक पे लिखा हुआ है कि पहली 2 क्लीवेज जोन सी हैं वो वर्टिकल है और थर्ड जोन सी हॉरिजॉन्टल है, लेकिन इस डायग्राम को देख के समझ नहीं आती है। इसको मैं आपको समझाता हूँ, तवज्जो से समझने की कोशिश कीजिएगा। अब देखें, ये मेरे पास लेट्स सपोज यॉक है, और ये हमारे पास यॉक है, और यॉक के ऊपर यहाँ पे एम्ब्रियो पड़ा हुआ है।
इसको अगर मैं इसको ऐसे करके देखूं, ऐसे, तो यहाँ पे जो हम इसको देख रहे हैं ना, ये जो एंगल है, ये एंगल ऐसे इस तरफ से देख रहे हैं। तो जब इस तरफ से देख रहे हैं तो ये जो मैंने ब्लैक कलर से ड्रा की है ये फर्स्ट क्लीवेज है। तो ये देखें, ये फर्स्ट क्लीवेज ऐसे होगी, ऐसे यहाँ पे ये हो गई फर्स्ट क्लीवेज, जिसके नतीजे में ऐसे अगर आप इसको यहाँ से ऐसे छुरी से काट दें तो ये दो में तकसीम हो जाएगा। ठीक है, यानी यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, यहाँ पे जो मैंने बनाया है इसको ऐसे वर्टिकल ऐसे बनता है, लेकिन आप इसको ऐसे की बजाय इस एंगल से देख रहे हैं तो वर्टिकल ऐसे होगा इसका। ठीक है, तो पहली क्लीवेज वर्टिकल हो गई। अब मैंने ग्रीन कलर से यहाँ पे दूसरी क्लीवेज बनाई है। अब वर्टिकल के नतीजे में सेल 1 से 2 बन गया। अब दूसरी क्लीवेज यहाँ पे इस तरह से होगी, ये ग्रीन कलर में मैंने ड्रा कर दी। अब देखें, पहले 2 में तकसीम हुआ, ये दूसरी क्लीवेज, अब सेल कितने इससे बन गए, 1 2 3 4 सेल बन गए। अब हमने यहाँ पे देखें थर्ड क्लीवेज, ये जो मैंने ड्रा की हुई है जामनी कलर से, पर्पल कलर की थर्ड क्लीवेज है। अब देखें 1 2 3 4, थर्ड क्लीवेज क्या है, वर्टिकल। अब इसका वर्टिकल ऐसे करें तो ऐसे बनता है, ऐसे करें तो ऐसे बनता है। अब इसको हम ऐसे से करें तो हम यहाँ पे दिखा नहीं सकते, तो हमने इसको देखें, ये थर्ड क्लीवेज यहाँ से भी और यहाँ से भी, यानी आप कह लें ये है हॉरिजेंटली। इसको आप इस सेल को ऐसे काटें, ऐसे ऐसे छुरी रख के, पहले क्या थी ऐसी, दूसरी ऐसे, अब तीसरी अब इस तरह से कट कर रहे हैं। तो आपको दिखाने के लिए अब ये थर्ड, ये भी थर्ड है और ये भी थर्ड है, यानी इधर वाले दोनों सेल को भी ऐसे कट कर रही है, इधर वाले दोनों सेल को भी ऐसे कट कर रही है। तो ये जो मैंने पर्पल कलर से बनाई है ये थर्ड क्लीवेज है, इधर से भी और इधर से भी। तो इसके नतीजे में आप गौर करें कितने सेल बन गए, 8 सेल बन गए। देखें 1 2 3 4 5 6 7 8। उसके बाद जो फोर्थ क्लीवेज है, चौथी क्लीवेज भी रेगुलर होती है, वो इरेगुलर नहीं होती। इस तरह से गौर करें, यहाँ पे मैं जो ड्रा कर रहा हूँ ये इस तरह से, अब ये चौथी क्लीवेज है। ठीक है, अब यही यानी आप कह लें कि इस तरह से, इस तरह से, यानी आप इसको यहाँ से अंदर को कट करें, अंदर को ले जाएं, तो चौथी क्लीवेज के नतीजे में 8 सेल बाहर की तरफ बन जाएंगे, 8 सेल अंदर की तरफ बन जाएंगे। देखें ये 1 2 3 4 5 6 7 8 अंदर की तरफ बन गए और 1 2 3 4 5 6 7 8 ये बाहर की तरफ बन गए। तो ये कितने सेल बन गए, 16। तो 16 सेल स्टेज। और याद रहे ये जो अगला स्टेप है ना, मोरोला स्टेज 16 सेल स्टेज होती है। अब क्लीवेज के अमल को मैं मज़ीद आपके लिए एक्सप्लेन करता हूँ बड़ी आसानी के साथ। देखिए फ़र्ज़ करें ये हो गई यहाँ पे इस तरह से, ये जो मैं ड्रा कर रहा हूँ ये होगी फर्स्ट क्लीवेज, 2 सेल बन गए, किधर और एक किधर। अब यहाँ पे इस तरह से ये आ गई सेकंड क्लीवेज, फर्स्ट क्लीवेज और सेकंड क्लीवेज, ये दोनों क्या आ गई, वर्टिकल, ऐसे वर्टिकल। अब थर्ड क्लीवेज, देखें थर्ड क्लीवेज हॉरिजॉन्टल आनी है इस तरफ से, अब आएगी वो इधर से, इस तरफ से भी और इस तरफ से भी, बस इतना सा मैं ज़ाहिर कर रहा हूँ आपको। ठीक है, अब देखिए कितने सेल बन गए। अब पहली 2 क्लीवेज, पहली और दूसरी 4 सेल बने थे, अब 8 बन गए, 1 2 3 4, 4 ऊपर और 4 नीचे, 1 2 3 4। अब ये 3 क्लीवेज हो गई। अब ये जो फोर्थ क्लीवेज है ना ब्लू कलर की, इसको समझिएगा। अब फोर्थ क्लीवेज होनी है यहाँ पे ऐसे, इस जगह पे, इस जगह पे, इस जगह पे और इस जगह पे, और ये ऐसे अंदर तक जानी है, इसको आप ऐसे अंदर तक कर दें, यानी ऊपर वाला, ये ऊपर वाले सेल भी 2 में तकसीम हो जाएंगे और जो नीचे वाले सेल हैं वो भी 2 में तकसीम हो जाएंगे, और इसके नतीजे में 16 सेल बनेंगे। यानी आप कह लें कि ये 1 2 3 4, 4 ऊपर वाले थे, ये इस तरह तकसीम हो गए, 4 4 8 हो गए, और 4 नीचे वाले थे वो भी तकसीम हो जाएंगे, और 4 4 वो भी 8, यानी 16 सेल हो जाएंगे। अब देखें फर्स्ट 2 क्लीवेज जो सी हैं वो वर्टिकल, थर्ड जो सी है हॉरिजॉन्टल। अब उसके बाद बुक में लाइन लिखी है, दस कट्स द अंडरनीथ साइटोप्लाज्म एंड सेपरेट इट फ्रॉम यॉक। यानी ये जो हॉरिजॉन्टल क्लीवेज है ना, ये क्या करती है, अंडरनीथ साइटोप्लाज्म से इन सेल को कट्स कर देती है, यॉक से अलहदा कर देती है।
अब याद रहे यहाँ पे ऐसा लग रहा है, लिखा हुआ जो है ना उससे ऐसा महसूस हो रहा है कि ये जो सेल डिवीजन का अमल है ये यॉर्क से सेपरेट हो जाता है। कट्स अंडरनीथ, यानी वो हॉरिजॉन्टल क्लीवेज उसको अंडरनीथ से काटती है और सेपरेट फ्रॉम द यॉर्क। लेकिन याद रहे कि ये जो अमल है ना ये इस क्लीवेज स्टेज पे नहीं होता, यानी जो सेल यॉर्क से अलहदा होते हैं ये क्लीवेज स्टेज पे नहीं होते, ये आगे जाके होते हैं। ये हम देखेंगे ब्लास्टोला स्टेज के अंदर होते हैं ये सेल अलहदा होते हैं। लेकिन यहाँ पे उसको क्यों लिखा है, होते ब्लास्टोला स्टेज पे हैं लेकिन उनकी सेपरेशन की वजह हॉरिजॉन्टल क्लीवेज ही होती है, तो इस वजह से उसका जिक्र यहाँ पे कर दिया है। तो यहाँ पे वो अटैच रहते हैं लेकिन आगे ब्लास्टोला स्टेज में वो सेल क्या हो जाते हैं, अलहदा हो जाते हैं, होते हॉरिजॉन्टल क्लीवेज की वजह से ही हैं। तो इस लाइन का ये मतलब है। इस टॉपिक में सबसे पहले लॉन्ग क्वेश्चन की बात करते हैं तो वो बनता है डेवलपमेंट ऑफ चिक के ऊपर मैंने लिखा डिस्क्राइब द डेवलपमेंट ऑफ चिक अप टू ब्लास्टोला फॉर्मेशन, यानी ब्लास्टोला स्टेज तक एज ए लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है। तो फिर शॉर्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो सबसे पहला शॉर्ट क्वेश्चन मैंने ब्लू कलर से नंबर 2 मार्क किया, उसे डिफाइन फर्टिलाइजेशन, ये नंबर 2 से लिखा हुआ है मैंने। तो इसकी डेफिनेशन आप फर्टिलाइजेशन की कर सकते हैं, ये जो फर्टिलाइजेशन वाला हिस्सा है नंबर 2, अब इसकी डेफिनेशन करेंगे द प्रोसेस इन विच एग एंड स्पर्म फ्यूज टू फॉर्म जाइगोट, यानी ये एग से पहले आप लफ्ज़ लिख लेंगे द प्रोसेस इन विच एग एंड स्पर्म फ्यूज टू फॉर्म जाइगोट। फिर क्वेश्चन नंबर 3 है जी डिफाइन इंक्यूबेशन। इंक्यूबेशन की डेफिनेशन यहाँ में नंबर 3 पे मैंने लिख दी है, फर्टिलाइजेशन है इंक्यूबेशन के ऊपर रेड कलर में यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो फिर ये आगे नीचे ये MCQ है, ये MCQ आप देख लें। फिर आगे देखें जी क्वेश्चन नंबर 4 है, यहाँ सबसे नुक्कर पे मैंने लिखा है डिफाइन एनिमल पोल, इसकी डेफिनेशन ग्लॉसरी पेज नंबर 1 पे भी मौजूद है, यहाँ पे भी मैंने लिख दी है। फिर क्वेश्चन नंबर 5 है डिफाइन वेजिटल पोल, इसकी डेफिनेशन यहीं पे मैंने लिखी है, एनिमल पोल से ही इसकी ड्रा की है वेजिटल पोल की, है मैंने साइड वर्टिकल साइड पे ना ये वर्टिकली मैंने लिख दिया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वर्टिकली। और फिर आगे क्वेश्चन नंबर 6 है होलोब्लास्टिक क्लीवेज, ये भी मैंने वर्टिकली साइड पे लिखी हुई है, और मेरोब्लास्टिक क्लीवेज की भी वर्टिकली साइड पे मैंने अब कह लें कि लेफ़्ट साइड पे लिखी हुई है। तो ये आप देख सकते हैं इन दोनों की डेफिनेशंस। ये वैसे सिलेबस में तो शामिल नहीं है लेकिन इसका जिक्र था तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, करना चाहें तो ज़रूर कर लें। और ये MCQ है यहाँ पे। तो ये था आज का टॉपिक। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।